हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसी विद पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके होंगे। देखिए, आपके सेंटर के जो कोड दिया गया है उसकी विस्तृत जानकारी आप लोगों को 21 तारीख को होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आपके एडमिट कार्ड को लेकर ये इम्पोर्टेंट सूचना है जो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको जो सेंटर कोड दिया गया है उसकी विस्तृत जानकारी आपको 21 तारीख से आपको दिया जाएगा। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अपने एडमिट कार्ड को एक प्रति तो आपको प्रिंट ले ही लेना है और साथ में आपको उसको अच्छे से रख भी लेना है, क्योंकि आवश्यकता आपकी जब तक फाइनल आप एग्ज़ाम से लेकर सारे प्रोसेस को पूर्ण नहीं कर लेते हैं उसके बाद भी आपका लग सकता है। तो इसलिए आपको एक प्रिंट चाहे PDF फॉर्म में आप रख सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से रख लें। यहाँ पे आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके BPSC द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के 2 वीडियोज़ में ये पहला वीडियो है, इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा। दोनों वीडियोज़ में आपके कवर हो जाएंगे सारे प्रश्न जो आपके BPSC द्वारा प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो चलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो उत्तराखंड सभी को पता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देखना बहुत ही बेहद ज़रूरी है जो आपके नॉलेज को और बेहतर करता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। यानी कि पूर्व में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। ये भी प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1936 में की गई थी। ये भी प्रश्न बन सकता है एक एग्जाम में, क्योंकि ये नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए, इससे प्रश्न हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कई तरीके हैं पूछने के एग्जामिनर द्वारा, तो इसको आप समझ सकते हैं बखूबी। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं कोई भी सा, तो अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपको कोई समस्या नहीं है। जो हम बातें कह रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। 1956 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। इस पार्क के बीच से होकर रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि किस पार्क के बीच से होकर रामगंगा नदी प्रवाहित होती है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर हेली नेशनल पार्क, कुछ भी नाम दिया हो, दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला यह पार्क जहां बंगाल टाइगर का संरक्षण शुरू हुआ है। तो यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला पहला पार्क था जहां बंगाल टाइगर का संरक्षण शुरू हुआ था। तो यहाँ से चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश सबको पता है। भारत का वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है। इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। आपके एग्जाम में एक प्रश्न क्रमशः को लेकर आ सकता है। क्रमशः का मतलब कि आपको वन आरक्षित क्षेत्र से सबसे अधिक से लेके, यानी आरोही से अवरोही और अवरोही से आरोही क्रम में पूछा जा सकता है, या सही मिलान या सही जोड़ा हम कह सकते हैं। ऐसा प्रश्न दिया जा सकता है कि सही मिलान करिए। तो आपको ये जो एक्सप्लेनेशन मिल रहा है इसको आपको ज़रूर ध्यान से पढ़ना है। कुछ भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनाक्षेत्र के मामले में शीर्ष 5 राज्य क्रमशः मिजोरम। तो यहाँ भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनाच्छादन के मामले में शीर्ष राज्य क्रमशः मिजोरम पहला है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। तो यहाँ परसेंटेज के आधार पे इन राज्यों को आपको ध्यान में रखना है। आरक्षित वन क्षेत्र के आधार पर इन राज्यों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयोगी है? तो प्रोसिप जूलिफेरा, विलायती बबूल जिसको कहते हैं, प्रोसोपिस जूलिफेरा, विलायती बबूल जैव विविधता को कम करने के लिए जाना जाता है। विलायती बबूल अपने आसपास अन्य प्रजातियों के पौधों को पनपने नहीं देता है। विलायती बबूल मूल रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिका व कैरेबियाई देशों में पाया जाता है। वर्ष 1935 में ब्रिटिश अधिकारी ने उस समय देश में बढ़ रहे रेगिस्तान को रोकने के लिए मैक्सिको का एकेसिया का बीज हवाई जहाज़ से छिड़का था। रेगिस्तान तो रुक गया, लेकिन यह विलायती बबूल पूरे देश में फैलता जा रहा है और जैव विविधता को नष्ट कर रहा है। तो यहाँ से प्रोसोपिस जूलिफेरा विलायती बबूल के बारे में सारी कहानी आपको स्पष्ट हो गई होगी।
अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरो, सबको पता होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है, आते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन पे। पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में किस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं? तो उत्तर से पश्चिम। तो यहाँ शरद ऋतु में किस मार्ग का अनुसरण करते हैं? तो शरद ऋतु में उत्तर से पश्चिम, आपको ध्यान रखना है। अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में उत्तर से पश्चिम मार्ग की अनुसरण करते हैं। कुछ प्रव्रजन पूर्व से पश्चिम की ओर भी होता है। प्रव्रजन कुछ किलोमीटर से हजारों किलोमीटर तक का होता है। पक्षियों के प्रव्रजन शरद ऋतु में उच्च देशांतर वाले प्रदेशों में होता है, जिससे बर्फीले तूफान से रक्षा हो जाती है। तो यहाँ से चीज़ें आपकी स्पष्ट होती चल रही हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक बनता है दोस्तों, आप एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोडियस प्रजाति माता पिता की देखभाल दर्शाती है। तो रोडियस प्रजाति जो है मछली की प्रजाति है। आ जाते हैं हम सीधा एक्सप्लेनेशन पे। रोडियस प्रजाति माता पिता की देखभाल मीठे पानी के सम्मुख की जिम्मेदारी हस्तांतरित करके दर्शाती है। रोडियस मछलियां मध्य यूरोप की नदियों में निवास करती हैं। ये मछलियां घोंसला नहीं बनाती हैं। तो रोडियस प्रजाति माता पिता की देखभाल दर्शाती है मीठे पानी के सम्मुख को जिम्मेदारी हस्तांतरित करके। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। तो यहाँ से आपका उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन प्राथमिक ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में योगदान करती हैं। तो यहाँ से कई इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के सामने आती हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। वर्तमान में भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। तो सीधे प्रश्न एक आपका यहाँ से बन सकता है, यानी कि बनने की संभावना है कि वर्तमान में भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। 53वां आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी में है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बातें यहाँ से खत्म नहीं होंगी, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना है हम लोगों को। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के मामले में दुनिया के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूनेस्को के अनुसार मन्नार की खाड़ी में 4223 समुद्री प्रजातियों का वास है तथा यहाँ जैव विविधता के मामले में भारत के सबसे संपन्न तटीय क्षेत्रों में से एक है। उल्लेखनीय है कि मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है जो भारत के दक्षिण पूर्व सिरे से और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा। तो कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कोपेन ने अपने जलवायु के वर्गीकरण में वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। इसका वर्गीकरण मुख्यतः तापमान एवं वर्षण के वार्षिक मासिक मध्यमान पर आधारित है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो यहाँ से आपको CWG का फुल फॉर्म भी बन सकता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान देना है आपको। तो ये आपका ह्यूमिड सबट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर, ये इसका CWG का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आपको सीधे तौर पे याद रखना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, ह्यूमिड सबट्रॉपिकल क्लाइमेट। बात करेंगे अगले प्रश्न की, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? देखिए आपका CWG, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ह्यूमिड सबट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर, इसको आपको ध्यान में रखना है। बन सकता है आपके एग्जाम में वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? सबको पता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा वातावरण गर्म होता है। पृथ्वी को सूर्यताप सूक्ष्म तरंग के रूप में प्राप्त होता है, जिससे गर्म होने के पश्चात पृथ्वी अपने आप में एक विकिरण पिंड बन जाती है और वातावरण में दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा का प्रसार करती है। इस प्रक्रिया को स्थलीय विकिरण के रूप में जाना जाता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट अगले प्रश्न की, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कई सारी वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सभी वीडियोस को आप एग्जाम से पहले देख लें। अभी आपके पास काफ़ी समय है दोस्तों, तो हर एक वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नज़दीक है, तो ये आपका जयपुर के नज़दीक है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, अतः दिए गए विकल्प में हम कह सकते हैं आपका जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस उद्यान के करीब सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ से ये 2-3 बातें ध्यान रखना है। और ये कई बार आया हुआ प्रश्न है, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आपके एग्जाम में फिर से ये पूछा जाए। प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्रभूमि के अंदर आने वाला सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य आपको बताना है। गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्रभूमि के तहत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है। इसके बाद आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश राज्य का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है कि भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। दूसरा है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो बाघ परियोजना आपको 1973 में शुरू की गई थी, ये बात आप सभी को पता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाघों की विलुप्त होती हुई प्रजातियों को संरक्षण देना है। प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण था। तो यहाँ से उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही जवाब हो जाएगा। आपके एग्जाम में ये 5 ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा, तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि इसी प्रकार से ABCD और E 5 ऑप्शन आपकी एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो संभवतः आपका लास्ट जो E नंबर का ऑप्शन रहेगा उसमें आपका यही पूछा रहेगा, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, यही जवाब आपका 500 नंबर रखा जाएगा संभवतः। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी जवाब उस पर रखा हो, आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर लगाना है।
क्योंकि आपका माइनस मार्किंग है, इस बात को ध्यान रखना है। जो आपका भाषा का पेपर लिया जा रहा है केवल उत्तीर्ण होने के लिए, उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, उसको आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। हाल ही में चीन में सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भूटान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान के पूर्वी भाग में स्थित अभयारण्य है और यह लगभग 650 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह अभयारण्य बांग्लादेश के अधिकांश पृथक खाना बदोश जनजाति के लोगों का निवास स्थल भी है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है, सभी लोगों को पता है, लेकिन यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में बनेगा। ओजोन परत पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है और हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। तापमान और घनत्व की विविधता के अनुसार वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया जाता है। क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ओजोन परत वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा आपका, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। या तो ओजोन परत आपसे पूछा जा सकता है कि सतह से इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 10 से 50 आपको ध्यान में रखना है। वायुमंडल की 5 परत को आपको ध्यान में रखना है। क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ओजोन परत हमारी तापमान और पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। तो यहाँ से 3-4 बातें निकल के आती हैं जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये सीटेट में और यूपी टेट में, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टेट टेट में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओजोन परत संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ओजोन परत के संरक्षण के लिए वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। वर्ष 2022 की थीम थी पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने के लिए वैश्विक सहयोग। तो ये थीम आपके एग्जाम में इस बार आ सकता है, क्योंकि ये बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ से थीम पूछी जा सकती है जो आपके एग्जाम के स्तर को थोड़ा सा कठिन बना सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं बनता? तो सौर ऊर्जा का उपयोग प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। सौर ऊर्जा का उपयोग प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। यह बिजली उत्पादन का नवीकरणीय व स्वच्छ स्रोत है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश के होने के कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता उपयोगिता की अधिक संभावना है। देखिए, पेट्रोल से आपकी पेट्रोल जब जलता है वाहनों के द्वारा, तो उसमें आपकी हानिकारक जो उसको धुआं निकलता है, उसमें हानिकारक प्रदूषण वायु के माध्यम में निकलता है, वो वायु को प्रदूषण युक्त बनाता है। तो आप इन सभी चीज़ों को बाखूबी अच्छे तरीके से समझते हैं, जिसको वायु प्रदूषण कहा जाता है। क्योंकि वायु प्रदूषण वो होता है जो वायु में किसी अवांछनीय गैसों के मिलने से, या हम कह सकते हैं धुआं जैसे ये तमाम चीज़ें हैं, अवांछनीय गैसें मिल जाती हैं तो वायु को प्रदूषण। जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण कचरे की किसकी मद से उपयोग पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो जीवाणु आपका राइट आंसर होगा। जैव निम्नीकरण कचरे को बैक्टीरिया और कवक के माध्यम से विघटित किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जीवित जीवों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया से अपघटित कचरा पुनः प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें सूर्य आपका राइट आंसर हुआ था। यहाँ आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि जब आप डीजल को वाहन के माध्यम से दहन होता है या इंजन के माध्यम से दहन होता है कह सकते हैं, तो उसमें आपका वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। कोयला से भी, मिट्टी का तेल से भी जब भी जलता है तो वायु में आपका इसके जो
हाइड्रोजन ईंधन के द्वारा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है क्योंकि यह एक गैर विषाक्त, अधात्विक, गंधहीन, स्वादहीन, अधिक ज्वलनशील द्विपरमाणु गैस है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो उप उत्पाद के रूप में पानी बनाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ आपको बताना है। वायुमंडल के कारण ऊष्मा में वृद्धि। ग्रीन हाउस प्रभाव से तात्पर्य कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऊष्मा में वृद्धि से है, अर्थात यह वह प्रक्रिया है जो सौर विकिरण को आने वाली लघु तरंगदैर्ध्यों को तो आने देती है, परंतु पृथ्वी को दीर्घ तरंगदैर्ध्य विकिरण यानी पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती है। जो वायुमंडल में हरित गृह गैसों यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प की सांद्रता बढ़ती है तो हरित गृह प्रभाव में बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ। जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव जो होते हैं या पाए जाते हैं वो आपके जैव विविधता कहलाते हैं। जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है तथा इसका संबंध पौधों के प्रकारों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से है। किंतु जैव विविधता जीवों की विविधताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत उस पर्यावरण को भी सम्मिलित किया जाता है जिसमें वे निवास करते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अजैव निम्नीकरण कचरे में छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम समाधानों में से एक है। तो पुनर्चक्रण से छुटकारा पाने के सर्वोत्तम समाधानों में से एक है पुनर्चक्रण, आपका रिसाइकलिंग जो कहते हैं। तो पुनर्चक्रण के द्वारा कचरे को पुनः नए रूप की सामग्री में बदल दिया जाता है। ग्लास, पेपर, प्लास्टिक और धातु जैसे एल्युमिनियम और स्टील सभी आमतौर पर पुनर्नवीनीकरण किए जा सकते हैं, यानी कि इनसे फिर से नई वस्तु हम कह सकते हैं कि बना सकते हैं, इसको नवीनीकरण कहते हैं। पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग, नवीनीकरण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने में मदद करता है। बायोगैस के संबंध में कौन सा सही है? तो बायोगैस के किण्वन द्वारा उत्पादित होता है। तो आ जाते हैं सीधे एक्सप्लेनेशन पे। बायोगैस एक उत्पादन बायोगैस के किण्वन द्वारा होता है। इसके तहत कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में बदल देते हैं। मीथेन गैस बायोगैस का एक मुख्य घटक है। इसका उपयोग भोजन बनाने, रोशनी के लिए तथा इंजन चलाने हेतु किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि ओजोन अवक्षय के कारण होता है। तो त्वचा कैंसर होता है ओजोन अवक्षय के कारण। ओजोन अवक्षय के कारण त्वचा कैंसर होता है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है जो वायुमंडल में बेहद कम मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता सर्वाधिक होती है। यह हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस है। ओजोन गैस समतापमंडल में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत के रूप में पाई जाती है। सप्तापमंडल या तो फिर स्ट्रेटोस्फीयर आपको लिखा मिल सकता है। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक तो सबको पता है नाइट्रोजन। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक नाइट्रोजन है जिसकी प्रतिशत 78% है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन 20.95 या 21% आपको लिखा मिल सकता है। आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% पाया जाता है। वायु में पाए जाने वाले अन्य घटक आपका नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनान एवं हाइड्रोजन है। तो यहाँ से आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन का ये परसेंटेज जरूर याद रखना है कि कितने प्रतिशत ये पाया जाता है, क्योंकि परसेंटेज पूछ करके आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस आपको बतानी है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का सांद्रण बढ़ता है तो इन गैसों द्वारा अधिक ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है जिससे पृथ्वी सामान्य की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो यहाँ से भूमंडलीय तापन के बारे में आपको पता चल गया होगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। भूमंडलीय तापन से एक प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो हम लोग सुमेलित को याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जो आपका राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है बलपकरम, ये मेघालय का है। पन्ना मध्य प्रदेश में है। गुइंडी आपका तमिलनाडु में है। मोलेम आपका गोवा में है। तो पन्ना यहाँ बिहार लिखा गया है, हम इसलिए आपको कह रहे हैं इसको याद रखना है ताकि आपको चीज़ें याद रहें, उससे आप जो है गलत और सही का फ़र्क निकाल पाएंगे। तो बलपकरम मेघालय में है। पन्ना मध्य प्रदेश, गुंडी तमिलनाडु, मोलेम गोवा। आ जाते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। देखिए काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम है। कारण तो हमें नहीं पता है, अगर कारण आप देना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक इतना कम क्यों है? लाइक तो आप लोग कर दिया करिए, लाइक में कुछ भी नहीं लगता है। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं, अपना प्रश्न लिख सकते हैं, आपको पसंद क्यों नहीं है, कारण क्या है, आप कारण दे सकते हैं, उसका पूर्ण समाधान किया जाएगा। निम्नलिखित संघ राज्यों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित? तो सबसे कम वन वाला क्षेत्र आपको बताना है कौन सा राज्य है। तो चंडीगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्र चंडीगढ़ का है, जिसमें लक्षद्वीप वनाच्छादित क्षेत्र में 27.10 वर्ग किलोमीटर और पांडुचेरी में वनाच्छादित क्षेत्र 53.30 वर्ग किलोमीटर है। ये सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वनाच्छादन का परसेंटेज दिया गया है, तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको लगाना है तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए आपके एग्ज़ाम के लिए, और ध्यान में आपको रखना है कि प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रीन हाउस गैस में आपके मीथेन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC। तो यहाँ से ये सभी गैसें आपकी ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी हैं। तो यहाँ से आपका उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका CFC दिया गया है उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, मीथेन, ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएगा, इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैव मंडल में सभी जीवित जातियों रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंधित रहती हैं और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इस जीवन समर्थित तंत्र को कहते हैं परितंत्र कहते हैं इसको। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंधित, एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। इस जीवन समर्थित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता सबसे अधिक होती है। ये आपके एग्जाम में 1 नंबर आपको दिलाएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी के सबसे बड़े बायोमों में से एक होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वन्य जीव और वनस्पति की कई प्रजातियों से समृद्ध है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वर्षा वन स्थलीय पृथ्वी पर अभी भी मौजूद सबसे पुराने प्रमुख वनस्पति प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमने आपको कहा है कि आपके पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के अब तक पूछे गए हैं 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं पहला वीडियो, इसके बाद आने वाला है आपका दूसरा वीडियो। अगर इसमें आप अच्छा प्यार देते हैं और अधिक से अधिक अपने जितने भी ग्रुप हैं, सोशल मीडिया ग्रुप हों, वहाँ आप इसको शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपने ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड पढ़े होंगे, लेकिन आपने हाइड्रोजन नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। हाइड्रोजन आपका एक स्वच्छ ईंधन है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे अगले प्रश्न की, गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गिर आपका गुजरात में स्थित है। गिर नेशनल पार्क यह एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है। तो सीधा एक प्रश्न बन सकता है कि एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास
किस नेशनल पार्क को कहते हैं? तो गिर नेशनल पार्क। तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी फेरबदल या घुमा फिरा के कह सकते हैं, आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? नकती आपका राइट आंसर होगा। नकती पक्षी अभ्यारण्य एक कृत्रिम पक्षी अभ्यारण्य है, यह प्राकृतिक अभ्यारण्य नहीं है, यह कृत्रिम अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य। अन्य सभी जो आपके दिए गए हैं ये सभी प्राकृतिक आर्द्र भूमि पक्षी अभ्यारण्य है, चाहे बरेला हो या कुशेश्वर हो, कन्वर हो। अगला प्रश्न है कि रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ आ जाते हैं सीधे आंसर पे। और लोनार आपका महाराष्ट्र, सुर सरोवर आपका उत्तर प्रदेश, थोल आपका गुजरात, अष्टमुंडी आपका केरल। तो आपको सही जोड़ा ध्यान में रखना है, गलत जोड़ा आप खुद से निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? पत्तियों पर पाया जाता है। सामान्यतः वायु प्रदूषण का सीधा प्रभाव पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है, क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही उनके भोजन का निर्माण होता है। वायु प्रदूषण से पत्तियों के रोम छिद्र प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण के प्रभाव को पौधों के अन्य भागों में भी देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक 14 रामसर स्थल हैं। एक प्रश्न ये बन सकता है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश 10 रामसर स्थल हैं। 1971 में ईरान में रामसर संधि पर हस्ताक्षर के अनुबंध करने वाले पक्षों में भारत संस्थापक सदस्य है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 75 रामसर स्थल हैं वर्तमान में। तो यहाँ से उपरोक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है आपका नेम्यास छत्तीसगढ़। नैयार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। नैयार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। मूकांबिका वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। डालमा वन अभ्यारण्य झारखंड राज्य में स्थित है। कोटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा राज्य में स्थित है। यहाँ से ये जो नाम आपको मिले हैं पहली बार आपको सुनने को मिला होगा, लेकिन ये पूछा गया प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सीधे तौर पे वन्यजीव अभ्यारण्य और उनसे संबंधित राज्य से प्रश्न बनेगा। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। 102 बार या तो वीडियो को आप देख लीजिए, सारे प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भारत के गोवा राज्य में मांडवी नदी के किनारे चिराओ द्वीप पर स्थित है। तो यहाँ से दो से 3 प्रश्न बन सकते हैं। चिराओ द्वीप कहाँ है? गोवा में है। किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी। तो यहाँ से 2-3 टाइप के प्रश्न आपके बनेंगे। एक तो आपका सलीम अली बार बार पूछा जाता है। इसका नाम एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली मोहिउद्दीन अब्दुल के नाम पर रखा गया है। तो प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक का नाम भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो डॉक्टर सलीम अली मोहिउद्दीन अब्दुल के नाम पर ये पर्यावरण जो सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य है इसका नाम रखा गया है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कोयल स्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो एक नाम ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का घटक तो HNO3 और H2SO4 अम्ल वर्षा के प्रमुख घटक हैं। तो यहाँ से आपका A और B दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा का वास्तविक अर्थ होता है कि हिमपात या ओला या कोहरा से होने वाली वर्षा, जिसमें मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले होते हैं, जिनसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। अम्ल वर्षा का pH मान आपको ध्यान रखना है 4.2 या फिर 4.4 तक होता है। तो यहाँ से जो भी आपके ऑप्शन में दिखाई दे उसे आपको टिक करना है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। तो यहाँ से इस वीडियो में 42 क्वेश्चंस कवर होते हैं। आगे की वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है।
ये हमारी पहली वीडियो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की। दूसरी वीडियो कल आपको आने वाली है, तो इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है और बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो पे आप पहली बार हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।